जहां जगाधरी की अनाज मंडी में प्रगति रैली की जाएगी, तो सीएम मनोहर लाल के साथ कई मंत्रीगण भी मौजूद हैं। आसपास भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल भारत माता की सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र प्रार्थना, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका आपने बहुत ही देर से आप इंतजार कर रहे थे, वो मंच में पहुंच चुके हैं। मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना, जितने भी कार्यकर्ता बाहर इधर उधर खड़े हैं, कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें। सभी से विनम्र प्रार्थना, कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें। यमुनानगर से जिला अध्यक्ष माननीय राजेश सपरा जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आए और शब्दों के द्वारा स्वागत करें। भारत माता की वंदे वंदे। मंचासीन हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी व विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, शिक्षा व वन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, केंद्र में पूर्व में राज्य मंत्री रहे अंबाला से सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, यमुनानगर के विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, संगठन मंत्री श्री रविंदर राजू जी, हमारे जिला के प्रभारी बड़े भाई दुम्मन सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष व पूर्व में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे श्री करणदेव कांबोज जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रामनिवास गर्ग जी, बड़ी बहन हरियाणा सरकार में चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे बड़े भाई बेदी जी, बंतो कटारिया जी, दाताराम जी, भारत भूषण जी, ईश्वर पलाका जी, व मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति भाई और बहनों, मैं आज यमुनानगर में हरियाणा प्रगति रैली में पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नीति पर चलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ हम सबके एक अभिभावक के रूप में भी हमारे बीच में काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता और 90 के 90 हलकों में एक समान विकास करते हुए, सबको साथ लेते हुए एक संदेश देने का काम किया कि मेरे लिए संपूर्ण हरियाणा एक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लग चुकी है। आज हरियाणा में बेटी गर्व के साथ पैदा भी होती है, शिक्षित भी होती है, यहां सुरक्षित भी रहती है, और जब उसके कन्यादान की बारी आती है तो उसके कन्यादान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के साथ उसको लाभ मिलता है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक जय घोष के साथ 3 पंक्तियों में आपका साथ चाहूंगा। आप मेरा साथ देंगे। नाम है जिनका, काम है जिनके, सरकार है जिनकी, ऐसे मनोहर लाल जी का यमुनानगर हरियाणा प्रगति रैली पर पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप आए हमारे बीच में। और हजारों की संख्या आपके विचारों सुनने के लिए यहां उमड़ी हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताड़ियां, करतल ध्वनि के साथ ताड़ियां। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो उनके स्वागत में ताड़ी में रह जाए पीछे। मेरा आप सभी से निवेदन की ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, शिक्षा एवं परिवहन, शिक्षा एवं फॉरेस्ट मंत्री, उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मैं
हमारे जगाधरी से शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, हमारे जगाधरी से विधायक, यमुनानगर से विधायक घनश्याम जी, करण देव जी और बलवंत जी से अनुरोध करूंगा कि वो पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत और अभिनंदन। हमारे जिला में पहुंचने पर हमारे चारों माननीय विधायक और पूर्व विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे यमुनानगर के माननीय विधायक श्री घनश्याम दास जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। माननीय विधायक घनश्याम दास जी। भारत माता की, जरा दमदार नारा लग जाए, चंडीगढ़ तक आवाज पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस जिला स्तरीय प्रगति रैली में हमारे यशस्वी, ओजस्वी, क्रियाशील, कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान शिक्षा एवं वन मंत्री श्रीमान कंवरपाल जी, मंच पर ही विराजमान पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव जी, केंद्र में पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांसद अंबाला श्री रतनलाल जी कटारिया, पूर्व विधायक श्री बलवंत सिंह जी, समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामनिवास जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजेश सप्रा जी और हम सब का समय समय पर मार्गदर्शन करने वाले, संगठन को निरंतर ठीक दिशा देने वाले अपने माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री श्रीमान रविंद्र राजू जी और इस प्रगति रैली में उपस्थित सम्माननीय मातृशक्ति एवं मेरे मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने कर्म के द्वारा और उन्होंने अपने कामों के द्वारा हरियाणा के प्रत्येक मतदाता, हरियाणा के प्रत्येक समाज के व्यक्ति के मन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और उसी महत्वपूर्ण स्थान का ये परिणाम है कि आज जितनी संख्या इस पंडाल के अंदर है, यदि मेरी बाईं ओर आप देखेंगे तो पेड़ों के नीचे उससे भी ज्यादा संख्या खड़ी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले अपने कार्यकाल में यमुनानगर जिले में लगभग 4000 करोड़ के कार्य करवाए और यमुनानगर जिला जो जब से हरियाणा बना है पहले 46 वर्षों में अर्थात 2014 से पूर्व जब हमारी सरकार नहीं थी तो जितने विकास के काम हुए अगले 5 वर्षों में उन 46 वर्षों से भी अधिक विकास के काम किए गए। ऐसा यहाँ की विकास की जो ब्यार बही वो स्पष्ट बता रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया। समाज समान विकास, समान कल्याण की बात कही, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने की बात कही, ई माध्यम से सारी सेवाओं को ऑनलाइन करते हुए भ्रष्टाचार से मुक्त किया। इसके साथ ही पानी की चिंता की, मेरा पानी मेरी विरासत, और इसके साथ ही किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना। और हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो लगभग 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं और समाज का प्रत्येक व्यक्ति और विशेष रूप से अंत्योदय परिवार जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको हम कैसे ऊपर उठाकर मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति का आंकड़ा एकत्र करके उनको सरकार तक न आना पड़े, सरकार और सरकारी अधिकारी वहां तक जाकर सारा काम करें और जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो जिस चीज के वो पात्र हैं वो उनको घर बैठे मिल जाएं।
ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम अंत्योदय मेलों के माध्यम से शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के कमजोर वर्ग की कितनी चिंता करते हैं कि जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनके लिए आयुष्मान कार्ड बने, ऐसा एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने सहयोगियों के साथ हर बात पर चर्चा करते हुए और निर्णय लेने में बहुत ही योग्यतापूर्वक और बहुत ही निष्पक्षता से निर्णय लेकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, इस बात की चिंता करते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का यमुनानगर की जिला स्तरीय रैली में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे कार्य जो जनता की अपेक्षा है कि आपके माध्यम से पूरे हों, संकेत रूप से मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। यमुनानगर बोर्ड प्लाई का बहुत बड़ा एक हब है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये समाल उद्योग एमएसएमई में आता है, लाखों मजदूरों को रोजगार देता है और लाखों किसानों को पॉपुलर और सफेदा पैदा करने के लिए प्रेरणा देता है। उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपने जो एक लाइसेंस प्रणाली थी उसको खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। अब मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या कृषि वानिकी विश्वविद्यालय एग्रो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना की जाए ताकि नए से नई लकड़ी की ऐसी प्रजातियां, उन्नत प्रजातियां खोज की जा सके और किसानों को दी जा सके ताकि किसानों की आय भी बढ़े और उसके साथ जो बोर्ड प्लाई उद्योग है वो सुचारू रूप से चले। आज हमें कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण बोर्ड प्लाई उद्योग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बोर्ड प्लाई उद्योग जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है उसको बचाने के लिए जो इस पर मार्केट कमेटी की फीस है उसके ऊपर भी आप सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड प्लाई उद्योग को हम एक इमरजेंसी में जिस प्रकार रोगी को ऑक्सीजन दी जाती है इस उद्योग को ये मार्केट फीस जो है उसकी माफी ऑक्सीजन देने का काम करेगी। इसके साथ ही यमुनानगर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी नियमित ट्रक अड्डा नहीं है, सड़कों पर ट्रक खड़े होते हैं और आपने मेरे से अभी चर्चा भी की है उस विषय में। तो यहाँ पर एक व्यवस्था सरकार के माध्यम से लोगों का सहयोग लेकर चाहे पीपी मोड पर और चाहे एक योजना बनाकर यहाँ पर ट्रक अड्डा बने, मोटर मार्केट बने तो इस क्षेत्र में यातायात की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत रेलवे एक नई लाइन का निर्माण कर रहा है। उस लाइन को बनाते समय रादौर रोड पर एक पुल है, रादौर रोड फाटक पर डबल क्रॉस के ऊपर पुल बनाने का काम चल रहा है। वो पुल सीधा बन रहा है, वो वहां पर 4 सड़कें क्रॉस करती हैं, एक्स शेप में वो स्थान है। यदि उसकी फिजिबिलिटी को चेक करवाकर उसको बनाने की योजना बनाई जाए, उसके लिए बजट रेलवे मंत्रालय द्वारा भी स्वीकृत किया जा चुका है। 33 करोड़ की राशि स्वीकृत है, जो बन रहा है उसके ऊपर मात्र 10 करोड़ रुपए लगने हैं। उस पैसे का सदुपयोग करते हुए वहां पर एक्स की शेप में एक पुल का निर्माण किया जाए तो निश्चित रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी जुड़ा रहेगा। नहीं तो औद्योगिक क्षेत्र जिसको हम इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं वो मुख्य मार्ग से कट जाएगा। इसके साथ ही यमुनानगर की कनेक्टिविटी जो पंचकुला कलान और 4 लेनिंग है वहां से सीधे जोड़ने के लिए वर्तमान में बस स्टैंड के पास से जो बाईपास यमुनानगर से निकलता हुआ जो एक रेस्ट हाउस है वहां से बाएं दाएं मुड़ता है, एक रादौर को चला जाता है और एक सहारनपुर को चला जाता है। यदि रेस्ट हाउस के बीच में से रास्ता निकालते हुए और आगे प्राइवेट जमीन हैं
उस जमीनों का किस प्रकार हम ले सकते हैं, योजना बनाकर सीधा उसको 4 लेनिंग के साथ जोड़ दिया जाएगा तो यमुनानगर की कनेक्टिविटी, यमुनानगर में आना जाना जो है वो बहुत सुगम हो जाएगा और लोगों को बहुत लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा से यमुनानगर की चिंता करते आए हैं और करते रहते हैं। जब भी चर्चा होती है तो आप यमुनानगर के लिए विशेष रुचि दिखाते हैं। वैसे तो आप हर जिले में समान रूप से विकास के काम हो इसकी चिंता करते हैं, परंतु यमुनानगर क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में, लोक दल के शासनकाल में बिल्कुल उपेक्षित रहा, काफी काम करके आपने यमुनानगर जिले को मुख्य धारा में लेकर आए हैं। अब यह मुख्य धारा इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, ऐसा आपसे निवेदन करते हुए बड़ी संख्या में यहां पर यमुनानगर जिले के लोग आए, उनका धन्यवाद करते हुए मैं आपका बहुत बहुत मन की गहराई से, दिल की गहराई से और मेरे शरीर का एक एक रोम आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अंबाला लोकसभा से सांसद रतनलाल कटारिया जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। माननीय सांसद लोकसभा अंबाला श्री रतनलाल कटारिया जी। हरियाणा प्रदेश की आन बान शान, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा मंत्री आदरणीय भाई कंवरपाल जी, यमुनानगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम जी, हमारे माननीय संगठन मंत्री आदरणीय राजू जी, मंच पर विराजमान चौधरी बलवंत जी, करणदेव काम्बोज जी, अन्य पदाधिकारीगण और आज इस विशाल प्रगति रैली में आए हुए यमुनानगर के मेरे सभी साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के मुखिया आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच में विकास की गंगा लेकर आए हैं। जब से 8 साल पहले केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है और 7.5 साल से हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, तब से इन दोनों ने मिलकर हरियाणा को हिंदुस्तान के नक्शे पर लाने का काम किया है। आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर सारा हिंदुस्तान हरियाणा का अनुसरण कर रहा है और जो जेंडर रेशो था महिलाओं का हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत कम था, आज वो सारे देश में 1000 लड़कों के ऊपर 1023 लड़कियां हो गया है। इसका श्रेय हरियाणा प्रदेश को जाता है, जहां से इन्होंने इसकी शुरुआत की। साथियों, हमारी 8 साल की और 7.5 साल की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पेट में आजकल बहुत मुरोड़े उठ रहे हैं और हमारी सरकार के खिलाफ जहरीला प्रचार किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, श्रीमती सोनिया गांधी से, कि क्या आप 1966 का वो दिन भूल गई हैं जब हिंदुस्तान के साधु संत दिल्ली पार्लियामेंट पर
गौ हत्या की मांग को लेकर गए थे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। लेकिन दूसरा, ये महान संत, महान कर्मयोगी मनोहर लाल जी हमारे बीच में बैठा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही सबसे पहले हरियाणा में गौ हत्या के ऊपर पाबंदी लगाई और एक सख्त कानून बनाया, जिसका आज सारा हिंदुस्तान अनुसरण कर रहा है। आज हमारे ऊपर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन अपने अतीत में कभी झांक कर नहीं देखा। साथियों, आपको याद होगा 1984 का वो दिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद सिखों का जो कत्लेआम हुआ था। उस समय राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है, जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हलती है, और उसका परिणाम 5-6 हजार सिखों का कत्ल के रूप में निकला था। आज हिंदुस्तान को इस तरह से तबाह करने वाले ये लोग हमारे ऊपर तंज कसने की कोशिश करते हैं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया ये सोचती थी कि शायद हिंदुस्तान कोरोना का मुकाबला न कर पाए, लेकिन हमने न केवल 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई, बल्कि हमने पिछले महीने 1,70,000 करोड़ रुपया जीएसटी का इकट्ठा किया। प्यारे भाइयों, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल दिन के अंदर तो कहता था कि मोदी की वैक्सीन में गुणवत्ता में कमी है, ये वैक्सीन नकली है। लेकिन यही केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे हॉस्पिटल में जाता है और मोदी की वैक्सीन लगवाता है, फिर इसकी बोलती बंद हो जाती है, फिर उसके बाद कभी वैक्सीन के ऊपर प्रश्न नहीं करता। आज आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हमने 3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी फूड के ऊपर दी है। आज हमारे ऊपर ये तंज कसने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चल रही है, उसके 2 कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार के रूप में गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने 200, 400 करोड़ रुपए का जो रिश्वत लेकर वहां पर जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। आज इस प्रकार की सरकार महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है। आज इनको इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सारे देश के अंदर काम कर रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है, हम विकास चाहते हैं और ये पार्टियां विनाश चाहती हैं। हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, ये पार्टियां युवाओं को नशे की ओर धकेलना चाहती हैं। साथियों, आज हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं इनके और आपके बीच में ज्यादा देर ना रहते हुए जो विकास के काम हैं, 4,000 करोड़ रुपए के काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दौरे में घोषित किए थे। आज भी हमें बहुत सी सौगातें मिलने वाली हैं और मैं अगर एक मोटा सा अनुमान लगाऊं, पिछले 8 साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंबाला लोकसभा में 30,000 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य सरकार का खर्च हुआ है, जो कि आजादी के बाद का आज तक का एक रिकॉर्ड है। तो आइए हम सब
मोदी जी के साथ चलें, मनोहर लाल जी के साथ चलें और कमल के फूल को सारे विश्व के अंदर खिलाते हुए हम अपने भारत को इस अमृत और के वर्ष में हम अपने देश को एक महान राष्ट्र बनाएं और सारी दुनिया में भारत की जय जयकार कराएं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद कटारिया जी। किसी के लो भेदभाव हो रहा भाई, किसी के लो बेइंसाफी हो रही हो, किसी के लो नौकरी देने में हो, डेवलपमेंट में हो, खुंदक में हो, नहीं तो भाइयों यहाँ तो क्या था, न्यू क्या करते बोले इसका हरामजादे का इलाज कर दो, इसका फलाने का योग कर दो, इसका योग कर दो। और जोन से लोग बड़ी बड़ी बातें कहते ना कि बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, तो भाइयों उनके उस पर खाली एक कमेंट करा, कमेंट, और उसके खिलाफ पंजाब में जाकर FIR करा दी और 40 लोग उसने अरेस्ट करने वास्ते भेज दिए, इस वास्ते कि उसने उसकी बात काट दी। क्यों भाई, लोकतंत्र में बात करने का अधिकार नहीं किसी ने। और केले की उसके खिलाफ नहीं कर दी, वह अलका लांबा उन्हीं की MLA थी, उसके खिलाफ भी कर दी। और कुमार विश्वास भी उनकी पार्टी बनाने वालों में था, उसके खिलाफ भी कर दी। भाइयों हमने 7.5 साल ले गए, कोई एक आदमी पूरे प्रदेश में बता दे कि मनोहर लाल जी ने नाराज होगा उसके खिलाफ ये काम कर दिया हो। किसी का हालांकि काफी उड़दंग करने के बावजूद भी किसी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज आप देख रहे भाइयों, डेवलपमेंट के मामले में मैं बाहर की डेवलपमेंट तो बाद में करूंगा, पर मैं पहले अपनी डेवलपमेंट की बात कर लूं। भाइयों, जब हमारी सरकार बनी थी तो पॉपुलर का रेट क्या था? मेरा ख्याल का 250-300 रुपए था उस टाइम, 250-300 रुपए था। और हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा, एक लाइसेंस लेने वास्ते, एक फैक्ट्री लगाने वास्ते 60 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक की रिश्वत है। मुख्यमंत्री जी ये लाइसेंस खोल दो और पॉपुलर का रेट ठीक हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइसेंस खोल ले और भाइयों आज रेट क्या है? 1400 रुपए रेट है, 1400 रुपए क्विंटल पॉपुलर का रेट है। और भाइयों अगर पुराने टाइम की मोटाई लगाओ ना, अगर पुराने टाइम का वो लगाओ तो भाइयों 2200 रुपए रेट है, 2200 रुपए। आज किसान की समृद्धि है। और आज आप देख ले पॉपुलर लगने लग रहा। भाइयों हमारी सरकार से पहले यहां सारे स्टोन क्रशर बंद कर दिए, माइनिंग बंद कर दी। भाइयों पत्थर तो हमारी धरती में राम जी ने दे रखे, इब लगने समस्या थे। भाइयों में लड़ाई होती पत्थरों वाली बैनी लेने का, इब ने पत्थर हो गए कामयाब। लेकिन जब ये कामयाब हुए तो हमारे से पहली जो उनकी सरकार थी उसके पेट में दर्द हो गया, बोले इनके पत्थर, और उसने रोक लगा दी। हमारी सरकार बनी, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि पत्थर तो राम जी ने दे रखे, अगर इन्हें काट का बाहर हम बेच ले हमारा भी फायदा हो जाएगा, और अगर इन्हें काट का काम में लगा दे तो जनता का भी फायदा होगा। जनता ने भी कच्चा माल वो मिल जाएगा, सड़क बनाने में, लेंटर बनाने में, मकान बनाने में, सारी जगह फायदा होगा। और भाइयों हमने बिना किसी भेदभाव के वो माइनिंग खोल ली और आज कई हजार आदमी हैं जिन्होंने उससे रोजगार मिला। भाइयों कई हजार, जो लोग वहां नहीं रहते उन्हें नहीं पता, आप जाकर देखोगे कितने लोग उससे साथ जुड़े हैं। और भाइयों जिस प्रकार से पहले चाहे रोजगार था चाहे कुछ था, भाइयों आजकल कुछ लोग कहें हम फ्री बहुत सौदा दे देंगे, हम फ्री फलानी चीज दे देंगे, हम फ्री फलानी चीज दे देंगे। मैं भाइयों आपसे कह रहा, यो प्रदेश बड़ा है, घर छोटा है, लेकिन सैंपल एक ही है। जब बड़ा हो जाएगा प्रदेश बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर देश बन जाएगा, फिर दुनिया बन जाएगी, और छोटा हो जाएगा घर हो जाएगा। तब अपने घरों फैसला करो। अगर आपका लड़का गोरों से पैसे लेगा, फ्री बांटिया हुआ बाहर जाएगा, तो भाइयों सामने माथा चुम होगा उसका, बोले वाह बेटे वाह बहुत बढ़िया काम कर।
तो कोई नहीं। मैं भाइयों आपसे कह रहा, यो प्रदेश बड़ा है, घर छोटा है, लेकिन सैंपल एक ही है। जब बड़ा हो जाएगा प्रदेश बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर देश बन जाएगा, फिर दुनिया बन जाएगी, और छोटा हो जाएगा घर हो जाएगा। तब अपने घरों फैसला करो। अगर आपका लड़का गोरों से पैसे लेगा, फ्री बांटिया हुआ बाहर जाएगा, तो भाइयों सामने माथा चुम होगा उसका, बोले वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया काम करके आया। तो कोई नहीं करने का फ्री में, लेकिन अगर कोई सुधार करागा तो उसकी तारीफ होगी। भाइयों जोड़ से पहले कहे थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, थारे सामी है दे नहीं सके 24 घंटे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई, कहा नहीं था, 24 घंटे की बात घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा 24 घंटे देनी। कैसे देंगे? शुरुआत करी मेरा गांव जगमग गांव, और लगे कहने के भाई 24 घंटे देंगे, लेकिन मीटर बाहर काट दो, तार बदल दो, ट्रांसफार्मर बदल दो, सारा कुछ बदल दिया। और भाइयों आज आपके सामने है, आज हमारी सरकार ने भाइयों 40% रेट कम कर दिया बिजली का। 40% रेट कम है। मैं बाली कई प्रदेशों में घूम गया भाइयों, वहां डिमांड है इस बात की कि जिस रेट पर हरियाणा की सरकार बिजली दे रही, उसी रेट पर हमारी सरकार ने भी देनी चाहिए। और भाइयों 40% घटाने के बाद 24 घंटे बिजली दे रहे, और भाइयों प्रॉफिट कितना? 650 करोड़ के प्रॉफिट में है। और मैं जोर से मारे थे पहले बैठे थे भाइयों, वे 24 घंटे दे नहीं रहे थे और महंगी दे रहे थे, और उसके बावजूद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थे। भाइयों घाटा किसका? जनता का। और यो प्रॉफिट किसका? जनता का। तो भाइयों देखो कौन है काबिल, नहीं तो कोई कहता फिर ना। आज आपको देखा होगा किसान यूनियन वाले कहें जी कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो। भाइयों मैं दावे के जितनी सरकारें बनी हिंदुस्तान में, उसका किसी का नाम तो बता दो, किसने करा माफ? किसने करा कर्जा सारा माफ? कर नहीं सका। और जहां करा वहां सत्यानाश कर दिया कोऑपरेटिव का और दूसरों का, जबकि पूरा करा नहीं, 5% करार सत्यानाश कर दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मुफ्त योजना, भाई जितने पैसे लेकर गए थे पहले दिन, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, जितने पैसे लिए थे मारे उतने पैसे वापस कर दो। जितनी पेनल्टी है, जितना जुर्माना है, सारा माफ कर देंगे। आपने जानकर हैरानी होगी भाइयों, 1000 करोड़ से ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया, और किसान भी खुश है, हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम भी चलने लग रहा। भाइयों ये सारे काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक परिवार पहचान पत्र बनाया। और भाइयों परिवार पहचान पत्र में क्या होगा कि हर आदमी की सर्वे कराया, 5 एजेंसियों से सर्वे करवाया कि किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर 3 एजेंसियों ने एक ही जैसा दिया तो उसको मान लिया, और उसमें कह दिया जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है सारे बेनिफिट उसको देंगे। और भाइयों आज क्या कर दिया, अगर आपका किसी का गरीब आदमी का पेड़ा कार्ड बनना ना, तो भाइयों उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, पेड़ा कार्ड बनकर उसके गोरो आवागा अपने आप, किसी पर जाने की जरूरत नहीं। भाइयों आयुष्मान कार्ड है, गरीब आदमी ने जरूरत है इलाज कराने की, आज किसी ने आयुष्मान कार्ड लेने के नौका कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनकर आवागा। जिस भाई बहन की उम्र जो है वो 60 साल हैगी, उसने फार्म भरने की जरूरत नहीं, अपने आप उसकी पेंशन लगेगी। अपने आप सरकारी अधिकारी पूछागा बहन जी पेंशन लगवानी, बस आपने इतना कहना हाँ लगवानी या नहीं लगवानी, लेकिन पेंशन साथ लग जाएगी। जिस बेटी की वोट बननी या बेटे की वोट बननी, उसने वोट बनवाने वास्ते जरूरत नहीं जाने की, वोट अपने आप 18 साल का होगा और वोट बन जाएगी। जो आदमी नौकरी करने वास्ते जाएगा उसने अपने जाति का प्रमाण पत्र चाहिए। भाइयों आज जाने की जरूरत नहीं कहीं भी, थारे मोबाइल में तो लिखना जाति का प्रमाण पत्र, वही दिखाओ और बता दो भाई मेरी जाति ये है। तो ये सारी जो इस प्रकार की समस्याएं थी, वो सारी समस्याओं को, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है ये इस बात में विश्वास नहीं करती कि जनता खड़ी है हमारा हाथ फैलावा के मारते दो। ये सरकार समझती है कि हमारी जिम्मेदारी है ये
कि जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो हम उसकी व्यवस्था करके देंगे और उसके लिए हम इंतजाम करके देंगे ताकि हर आदमी को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। भाइयों ने सारे काम जिस प्रकार से हमारी सरकार ने करे, शिक्षा के मामले में अभी हमने 5 लाख टैब दिए। भाइयों 5 लाख टैब वैसे दुनिया का पता तो नहीं मुझा, पर मैं दावे से कह सकूं शायद दिए नहीं तक कहीं भी, हिंदुस्तान में तो कहीं भी नहीं दिए, तो और भी कहीं नहीं दिए गए होंगे। मैं भी इंग्लैंड गया था और वहां एक इंग्लैंड में एक है स्कॉटलैंड, वैसे तो उसको देश मान लो और चाहे उसने उसका हिस्सा मान लो, है तो इंग्लैंड का हिस्सा ही, पर यूएसएसआर लिखा जाओ दो मिल का बना है। तो वहां 95% जो शिक्षा है वह सरकारी दायरे में है। और जब हमने वहां उनके साथ मीटिंग करी और हमने बताया कि हम अपने 5 लाख विद्यार्थियों को 10वीं 11वीं 12वीं को हम टैब देने जाने लग रहे, तो भाइयों आपको हैरानी होगी, जो उनका प्रोफेसर था ना वो भी एक बार तो उछल गया, बोला वो तो मतलब इतना बड़ा काम आप करने लग रहे। भाइयों ऐसे सारे काम, आज संस्कृति मॉडल स्कूल है, पहले सारे ही 22 खुले थे, लेकिन हमने 2-3 साल में ही भाइयों 138 कर दिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि इस आने वाले साल में 500 संस्कृति मॉडल स्कूल बनाएंगे। भाइयों हमने चिंता करी, हमने सुपर 100 शुरू कराया। हमारे मन में, मुख्यमंत्री जी के मन में पीड़ा थी कि भाई गरीब आदमी है, वो तो अपने बच्चे ने कोचिंग नहीं दिलवा सकता, वो तो कभी इंजीनियर बन नहीं सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो हमने एक स्कीम शुरू करी, जिन बच्चों के नंबर जो है 80% से ज्यादा हैं उनकी कोचिंग कराएगा, 5 दिन के बाद टेस्ट लेंगे और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे फिर उनकी कोचिंग करावाएंगे। आपको जान के खुशी होगी कि पिछली बार 26 बच्चे आईआईटी में आए थे, अब की बार 29 बच्चे आईआईटी में आए, 26 बच्चे एमबीबीएस में आए और 6 बच्चों का एडमिशन एम्स में होया और 64 बच्चे ऐसे जिन्हें नीट क्लियर किया। और वह सारे ऐसे गरीब हैं जिन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी हमारा भी आईआईटी में एडमिशन हो सका, ऐसे काम हो सका। तो इस प्रकार के सारे काम आज वर्तमान सरकार करने लग रही। और जिस प्रकार की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में, चाहे किसान की बात है, चाहे गरीब की बात है, चाहे गांव की बात है, चाहे इंडस्ट्री की बात है, हर व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की चिंता है कि हमने उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था कायम करके देनी कि जिससे देश प्रगति की ओर जा। लेकिन भाइयों दूसरी तरफ कैसे लोग हैं, आज मैं पहले जब कोरोना आया तो वह इंतजार करते रहे कि सबसे ज्यादा आदमी यहां मरेंगे। उन्हें यह नहीं था कोरोना ठीक करना, वह इंतजार कर रहे थे कब ज्यादा आदमी मरेंगे और कब मोदी जी के खिलाफ नारे लगाएंगे। वो कहते कि वैक्सीन बढ़ाओ, ताड़ियां बजाने से कुछ नहीं होता, दीवे जलाने से कुछ नहीं होता, थाली बजाने से कुछ नहीं होता। लेकिन भाइयों जब वैक्सीन बन गई तो फिर लगे कहने या वैक्सीन नहीं लगवाते, ये तो बीजेपी की है। लेकिन आज सारी दुनिया ने मान लिया कि भारत में जो वैक्सीन बनी वो उनसे भी बढ़िया है। भाइयों आप कितने हजार लोग बैठे लगा रखा मास्क किसी ने, और अमेरिका में जाएगा देखो वहां तो मास्क लगाए बैठे बालवी। तो हमारी वैक्सीन उनसे बढ़िया साबित होगी। आजकल आप एक और देखने लग रहे कि जो श्रीलंका है वहां की आर्थिक स्थिति खराब होगी और इधर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होगी। हमारे देश के निरे पॉलिटिशियन तो ये इंतजार कर रहे कि हमारी कदने होगी, वह ये नहीं देख रहे कि भारत तरक्की कर रहा। इस बात की पीड़ा में मर गए कि भाई हिंदुस्तान की भी खराब होती ठीक था। ऐसे ऐसे तो लीडर बन रहे। लेकिन भाइयों आज वही देश, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे दूसरे देश हैं, आज वे कह रहे कि हमें मोदी जैसा लीडर मिल जाता तो हमारी भी ये दुर्दशा नहीं होती, हम भी तरक्की करते। आप फेसबुक पर देखते होंगे कि पाकिस्तान के लोग भी ये कह रहे कि अगर हमें मोदी मिलता तो हम भी दुनिया में तरक्की करते, हम भी आगे जाते। तो दुनिया तो मान रही भाइयों कि हिंदुस्तान ने कमाल कर रखा, लेकिन ये विपक्ष वाले जो हैं इन्हें वो कमाल नहीं दिखता। और भाइयों वाली यूक्रेन की रूस की लड़ाई हुई, उसमें देख नहीं लिया, हमारे 23,000 बच्चे थे। आज तक दुनिया में कोई एक उदाहरण बता दो कि किसी देश के लोग निकालने हो और किसी ने अपनी लड़ाई बंद कर दी। अरे उसकी लड़ाई तो छोड़ पड़ा, थारे मोहल्ले में कोई 2 जनों की लड़ाई हो रही हो तब उनसे कह दो बोले अपनी लड़ाई बंद कर दे, हमारी बरात आने लग रही, जिप नहीं मानता अगला आदमी।
लेकिन ये मोदी जी का प्रभाव है कि लड़ाई बंद कर दी और हमारे बच्चे निकल गए। अर्धे जोड़ से कहे ना तो भगत है मारते भाइयों। पाकिस्तान वालों से पूछो जाएगा, पाकिस्तान के बच्चों ने यह बात कही कि हम अपनी बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगाकर निकले वहां से। यह भारत का प्रभाव है। तो भाइयों, जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नाम रोशन कर रहे, जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे और जिस प्रकार से सभी सुविधाएं देने का प्रयास आज ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत के साथ कर रहे, तो भाइयों जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और मैंने आपसे कही थी यह बात कि भाई बड़ी संख्या में आइयो, मुख्यमंत्री जी दिन रात काम में लग रहे, पर हौसला तो बढ़ाना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कभी नहीं जी बोलना होगे, एंगा भी सारा दूर तक आदमी आदमी है, अरिंगा भी आदमी आदमी, बल्कि धूप की वजह से थोड़े देर छो छू में खड़ेगे। तो सब के सब आपके साथ है और निश्चित तौर से जिस दिशा में आप प्रदेश को लेके जा रहे हैं, हम सबको उस पर बड़ा भारी गर्व है और आने वाले टाइम में हरियाणा और प्रगति करेगा आपके नेतृत्व में, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी कंवरपाल जी। एक बार जोरदार तालियों से आज के हमारे मुख्य अतिथि और माननीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन। जरा मेरे साथ मिलकर के एक जय घोष बोलेंगे, भारत माता की। भाई जो 30 साल पहले का जगाधरी यमुनानगर ये यमुना जिला था, आवाज वैसी नहीं आई जैसे उस समय मिलती थी। जरा जोर से भारत माता की। अभी भी कोई कोना चुप है, कोई कोना ज्यादा बोल रहा है। आज एक आपका कंपटीशन कराता हूं मैं। इस कंपटीशन में मेरे सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कुछ इधर बैठी हैं, कुछ उधर बैठी हैं। पहले सिर्फ यही बोलेंगी, पुरुष बंधु भाई नहीं बोलेंगे। जरा एक बार देखता हूं मैं, भारत माता की। अब बारी पुरुषों की है, देखता हूं किसकी ज्यादा है। भारत माता की। अब समझ लो, जरा समझ लो किसकी ज्यादा आवाज है। एक बार फिर टेस्ट है, इस बार पहले पुरुष बोलेंगे, भारत माता की। अब इससे ऊंची आवाज हमारी बहनें माताएं, भारत माता की। अब तो आया कुछ मजा सा। बहुत ही मेरी प्यारी ये नगरी है, जगाधरी कह लें, यमुनानगर कह लें, इसको यमुनानगर जिला कह लें। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आप लोगों की उपस्थिति में मन बहुत प्रसन्न है। आज के इस अवसर पर हमारे मंच पर हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री कंवरपाल जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, विधायक हमारे श्री घनश्याम जी अरोड़ा, जिले के पार्टी के अध्यक्ष श्री रमेश सप्रा जी, जिला प्रभारी श्री धुम्मन सिंह जी किरमच, श्री रविंद्र राजू जी हमारे प्रांत के महामंत्री संगठन हैं। इस कारपोरेशन में हमारे मेयर हैं भाई मदन चौहान जी। मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार श्री किशन बेदी जी, श्रीमती रोजी मलिक जी, चेयरमैन समाज कल्याण बोर्ड,
श्री रामनिवास गर्ग जी, चेयरमैन महिला हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, कर्णदेव कंबोज जी, पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक, श्री बलवंत सिंह जी, पूर्व विधायक सढौरा, श्री रामेश्वर चौहान जी, पूर्व चेयरमैन, श्री दाताराम जी, भारत भूषण जोवाल जी, सुरेंद्र बनकट जी, कृष्ण सिंगला जी, उपस्थित सभी दाएं बाएं दोनों तरफ बैठे हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभा में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, भाइयों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि आज जिस स्थान पर मैं आया हूं, यह स्थान कोई मेरे लिए नया नहीं है। यमुनानगर जिला, जगाधरी का शहर हो, यमुनानगर शहर हो, चाहे सरस्वती नगर हो, बिलासपुर हो, सढौरा हो, रादौर हो, और चाहे दूर दराज के गांव हो, इस इलाके में मेरे सार्वजनिक जीवन का सबसे ज्यादा समय लगा है। सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में मैंने समय लगाया है तो इस इलाके में लगाया है, जब घर परिवार छोड़ करके और समाज सेवा के लिए निकला था। उस समय के यमुनानगर के वो 6 साल का अनुभव बहुत ही मेरा अनुभव, जिसको कहना चाहिए खुशी भरा, एक निराला, एक जीवन में उत्साह भरने वाला ऐसा अनुभव। अगर मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, जब मैं यहां से जाने के बाद दूसरे क्षेत्र में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, उस इलाके में गया, तो एक दिन, उस समय तो कोई गाड़ियां, वाहन भी नहीं थे, हमको बसों पर चलना पड़ता था। बस निकल गई देर से और कोई बस थी नहीं। एक ट्रक वाले को हाथ दिया, मैंने कहा भी मुझे लेके चल, रोहतक तक लेके चल, महेंद्रगढ़ से चलना था। रास्ते में परिचय होने लगा, भाई कहां के रहने वाले हो? कहने लगा मैं जमुनानगर का रहने वाला हूं। अब उसको पता नहीं था कि मैं आगे क्या पूछूंगा। मैंने कहा अच्छा जमुनानगर में कौन से मोहल्ले के हो? क्योंकि यहां तो मोहल्ला मोहल्ला जानता हूं मैं। कह रही जी जमुनानगर तो नहीं, थोड़ा सा आगे। मैंने कहा थोड़ा आगे कहां? जगाधरी। कहने जी छछरौली ओड़ी। फिर भी उसने ये नहीं कहा छछरौली, छछरौली ओड़ी। मैं समझ गया कि छछरौली की तरफ। मैंने कहा भी छछरौली की तरफ तो आगे खिजराबाद उस समय ज्यादा नाम प्रसिद्ध था, अब तो प्रतापनगर हो गया, या कोट की साइड में। कहने लगे जी आप कोट जानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं लेदा, लेदी, कोट, कोट बसावा सिंह, कोट सरकारी, ये सब जानता हूं। कहने लगे कोट से भी थोड़ा सा आगे। मैंने कहा आगे तो नगला नगली है। कि जी और थोड़ा सा आगे। मैंने कहा आगे तो वो गांव एक था, उसका नाम मुझे याद था, आगे तो छोटा सा एक गांव है मद्दीपुर, बिल्कुल हिमाचल के बाउंड्री पर है, पहाड़ के अंदर है, सड़क नहीं जाती। मैंने कहा तो मद्दीपुर है। कहने लगा हाँ मैं मद्दीपुर का रहने वाला हूं। यानी 100 परिवारों का वो एक गांव है, छोटा सा, झोपड़ियां हैं वहां, कोई मकान भी पक्का उस समय तो नहीं था, आज तो बन गए होंगे, आज तो बता रहे वहां सड़क भी बन गई है। लेकिन वो बड़ा हैरान हुआ कि यहां महेंद्रगढ़ में और मेरा मध्यपुर का नाम ये जानता है, ये व्यक्ति कौन है। बातचीत चली, खैर विषय खत्म हुआ, तो ये अनुभव ऐसे ऐसे इस इलाके के साथ जो मेरा एक लंबे समय का अनुभव है, इसके साथ हमेशा जब भी कोई बात आई है आगे बढ़ करके हम लोगों ने किया है। यहां पर लगातार मेरा दौरा हुआ है, जब भी जो बातें यहां के लोगों ने बताई वो सारी पूरी की गई। और आज भी सब हमारे वक्ताओं ने, हो सकता है मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी वो बातें की होंगी, लेकिन हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन्होंने तो सब कहा ही है कि ये सारे काम करने हैं। मित्रों कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बातें अंत में बताऊंगा, नहीं तो फिर आप सुन करके कहेंगे हमारा काम तो पूरा हो गया इसलिए चलो। इसलिए पहले तो मैं इस सारे इलाके के बारे में ये भी जानता हूं कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक इलाका है। चाहे यहां सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, आदि बद्री है, चाहे लोहगढ़ का स्थान है, चाहे कपाल मोचन है, चाहे साधु डेरा जिसका नाम अब सढौरा है,
उसकी बात हम कहें, जगाधरी यमुनानगर के आसपास बड़े ऐतिहासिक स्थान भी हैं। तो उन सब स्थानों के बारे में हम सब लोगों को जानकारी है, लेकिन उसका महत्व आज जो देश और दुनिया के लोग जानते हैं, उसका महत्व शायद हमारे लिए उतना बड़ा महत्व उसका नहीं होता है। तो इसलिए उन स्थानों के महत्व को समझते हुए हमने उनका भी विकास करना है। लोहगढ़ का किला, बंदा वीर बैरागी 7 साल तक उनका वो किला रहा। उन्होंने यहां देश विरोधी ताकतें जो थी उनका मुकाबला किया। तो इस प्रकार से इन सारे स्थानों के ऊपर यहां आना जाना हमारा सबका है। ये एक औद्योगिक नगरी भी है। उस औद्योगिक नगरी के नाते हम जैसा देखते हैं, यहाँ पीतल के बर्तन हैं, यहाँ अपने स्टील के बर्तन हैं, यहाँ एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, यहाँ मशीनरी का भी भरपूर यहाँ उपयोग होता है। देश और दुनिया में सब जगह बड़ी बड़ी मशीनरी यहां से जाती है। यहां का किसानों का इलाका ये भी बहुत भरपूर, यानी एक उत्तम फसल पैदा करने वाला किसान वो यहां का किसान है। हमारे घनश्याम जी स्वयं एक बड़े किसान हैं। इनको भी जब भी कभी देश और में प्रदेश में किसानों के बारे में राय लेनी होती है तो जिन लोगों से राय ली जाती है हमारे घनश्याम जी है कि भाई खेती की बात करनी है तो उनसे करो। तो इसलिए इस खेती के संबंध में भी यहां गन्ने का, यहां गेहूं का बहुत बड़ा, और फिर फॉरेस्ट, इसका भी जो खेती है ये भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिससे प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये भी हमारी पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्लाईवुड की यहां है। तो मित्रों, यहां के किसानों के लिए बहुत काम ने किए हैं। आज मुझे एक नई और बात आपको बतानी है। यहां जो किसान बंधु आए हुए हैं, गेहूं का सीजन अभी समाप्त हुआ है। गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से गेहूं का एक्सपोर्ट खुला हुआ था और गेहूं बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ गेहूं इस बार हुआ थोड़ा कम है, लेकिन एक संकट देखने को मिला कि कहीं अगर ज्यादा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है उस तक भी शायद हम गेहूं पहुंचा नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी ऊहापोह चल रही थी। तो कुछ किसानों ने रोक के रखा होगा, कुछ व्यापारियों ने भी गेहूं रोक लिया होगा। उन्होंने जो एफसीआई की खरीद है उस खरीद में नहीं डाला होगा। केंद्र सरकार ने कल एक अब निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, यह बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है, केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए। और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी थी। मित्रों, इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमने सारे प्रदेश में कुछ क्लस्टर्स की, इंडस्ट्री के क्लस्टर बनाने की बात तय की है कि हर ब्लॉक में एक 50 से 100 एकड़ का एक एरिया लेकर के, और वहां जो नया उद्योगपति है, छोटा छोटा उद्योग चलाने के लिए लघु उद्योग एमएसएमई के द्वारा एक औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए यहां भी हम कम से कम 4-5 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में ऐसे 5 क्लस्टर बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे किसान पुत्रों को भी, जिनके पास अब काम कम हो गया, उनको रोजगार के लिए ये हम बनाने वाले हैं। वो फिर लघु इंडस्ट्री में, चाहे वो प्लाईवुड का नक्शा यानी प्लाईवुड की इंडस्ट्री बनाए, चाहे बर्तन की इंडस्ट्री बनाए, जो भी उसको करना है वो सब करेंगे। जहां तक विकास की बात है, विकास पिछले 6-7 सालों में, अब कोई आंकड़ा निश्चित तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहां नेशनल हाईवे वो अपने ढंग से विकास कर रहे हैं। यहां जो ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है, कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक का जो मार्ग बन रहा है वो हमारे पास से जा रहा है। नेशनल हाईवे ने हमारा बाईपास बना दिया है। तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इन बड़े बड़े आइटम्स पर भी लग रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने भी पिछले कुछ वर्षों के अंदर जैसा बताया है कि किसी के साथ भेदभाव हम करते नहीं हैं। मैं अगर पिछले 3 साल का आंकड़ा बताता हूं तो इस इलाके के अंदर 1023 करोड़ रुपया इस जिले में हमने लगाया है, बिना किसी भेदभाव के। और विधानसभा के अनुसार अगर मैं बताता हूं तो 245 करोड़ रुपया जगाधरी, 289 करोड़ रुपया यमुनानगर, 247 करोड़ रुपया सढौरा, 241 करोड़ रुपया रादौर।
यानी सब विधानसभाओं में लगभग 250-250 करोड़ रुपया लगा है, 1083 करोड़ रुपया। और उसके नाते से आज भी 9 जो शिलान्यास और उद्घाटन प्रोजेक्ट्स हैं उनका किया है, लगभग 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ये आज किए गए। तो इसलिए कोई भी काम हम इसमें पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल ये हमारा पूरा बिछा है। सड़कों के जाल में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं, जिसके अंदर 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। और उन नेशनल हाईवेज में जैसा हमारा ये यमुनानगर से लेकर के और पेहवा तक, रदौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेहवा और आगे पटियाला तक, ये नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है। 4 लेन का ये नेशनल हाईवे, ये अब कुछ तो बन चुका, कुछ बनना शुरू हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का बाईपास भी इसमें शामिल है। तो इस नाते से ये हमारा, इसी प्रकार एक रेलवे का प्रोजेक्ट करनाल से यमुनानगर, ये भी मंजूर हो चुका है। इसका भी सर्वे हो रहा है। करनाल से और यमुनानगर तक की रेलवे लाइन ये हमारी बनेगी। इस पर भी हम लोग और बहुत जल्दी इसका लाभ हम ले सकेंगे। बड़े बड़े कामों में अगर मैं कहूं तो दिल्ली के इर्द गिर्द केएमपी का एक प्रोजेक्ट 135 किलोमीटर का, और वो 135 किलोमीटर के कारण से जो लोग पहले दिल्ली से अंदर होकर के और तब पश्चिम भारत में जाते थे, दक्षिण भारत में जाते थे, अब उनको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली से बाहर बार केएमपी का कुंडली मानेसर पलवल रोड बना है। ये भी एक लाइफ लाइन बनी है हरियाणा की। वहां औद्योगिक इकाइयां भी बहुत ज्यादा बन रही हैं। जहां तक उद्योग के विस्तार की बात है, क्योंकि जहां डिमांड होती है वहीं उद्योग होता है। अभी तक ये सारा उद्योग गुड़गांव केंद्रित था, गुरुग्राम केंद्रित उस इलाके में, चाहे रेवाड़ी जिला है, चाहे झज्जर है, चाहे गुड़गांव है, रोहतक है, सोनीपत है, उसके इर्द गिर्द था, दिल्ली के इर्द गिर्द। लेकिन मित्रों अब चंडीगढ़ के इर्द गिर्द इस उद्योग की हमने योजना बनाई है कि उस चंडीगढ़ के इर्द गिर्द हमारे जो जिले हैं, जिसमें पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, अब इन जिलों के अंदर उतना ही उद्योग जितना गुड़गांव में है, उतना उद्योग अभी इन जिलों में लेके आने वाले हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा विस्तार इस काम यहां कर रहे हैं। रेलवे लाइंस पर जो आरओबीज, आरयूबीज हैं, ये भी भरपूर मात्रा में बनाए जा रहे हैं। बल्कि रेलवे डिपार्टमेंट ने तो ये कहा है, आप सूची दे दिए, कहीं भी फाटक है सब फाटक खत्म करके या तो अंडरब्रिज बनाएंगे या ओवरब्रिज बनाएंगे। इस नाते से पिछले 7 साल में 58 रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज हरियाणा में हमने बनाए हैं, जबकि उससे पहले 48 साल में वो इतने 58 से बल्कि 45 ही रह गए थे। अब 45 और अब 58 7 साल में उससे भी ज्यादा अब बन रहे हैं। अभी भी जो बकाया बचे हुए हैं, सबसे पहले शहरों के अंदर जहां भीड़ भड़का ज्यादा, ट्रैफिक ज्यादा है, वो सारे बनाए जाएंगे। और बाद में जो छोटी लाइनें हैं और जहां एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करते हैं, बड़ा ओवरब्रिज न भी बने तो अंडरब्रिज सबके बना करके, ताकि किसानों को भी उसका लाभ हो, कहीं भी कोई उसको दिक्कत ना आए। मित्रों, रेल और सड़क का ये प्रोजेक्ट तो सारे बन ही रहे हैं। एक प्रोजेक्ट हमने सरस्वती नदी का लिया है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पौराणिक हमारी नदी, जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति का जो उद्गम हुआ, ऋषि मुनि यहां तपस्या करते थे, और उस सरस्वती नदी के लुप्त होने के बाद आज आस्था तो वैसी है, लेकिन उसके मार्ग में पानी अब समाप्त हुआ है। हम वहां जितने भी स्थान पहले से हैं नदी के बचे हुए और जो स्थान कब्जे में आ गए, उनको भी वहां से लोगों से अपील करेंगे कि नदी का रास्ता दोबारा बनाएंगे। और हजारों करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 डैम बनने वाले हैं। एक आदि बद्री में बनेगा, एक उसके आगे बनेगा। 2 डैम बनेंगे और एक प्रकार से उस मार्ग में पानी का बहाव, ये अविरल पानी की धारा सरस्वती नदी में बहेगी, ऐसा हमारा एक संकल्प है। इसी प्रकार लोहगढ़ में बंदा सिंह बहादुर जी का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने की बात की योजना हमने बनाई है। उसके लिए भी जमीन हमने ले ली है वहां। इस वर्ष से वहां उसके काम ये शुरू हो जाएंगे। जहां तक चिकित्सा व्यवस्था की बात है, चिकित्सा व्यवस्था में हर जिला केंद्र पर हमने 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए, ये योजना बन चुकी है। यहां भी या तो बन गया होगा, नहीं तो वो भी बनने वाला होगा। 200 बेड का हॉस्पिटल हो चुका है, 200 बेड का हॉस्पिटल यहां बन चुका है। लेकिन जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात थी, अब हमने मेडिकल कॉलेज के भी यमुनानगर की घोषणा कर दी है। उसका नाम भी बाबा गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो मेडिकल कॉलेज बनेगा। लगभग 400 करोड़ रुपए का उसका खर्च आएगा।
और ये भी विषय ये कंप्लीट होगा, ये भी हम लोगों ने तय किया है। भाइयों बहनों, जैसा बताया गया कि गरीबों का ध्यान रखने वाली ये सरकार, क्योंकि योजनाएं, सरकारी योजनाएं, चाहे वो शहर, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, बहुत योजनाएं होती हैं, लेकिन अभी तक उन योजनाओं का लाभ जिनको मिलनी चाहिए वहां तक वो योजनाएं पहुंचती नहीं थी। कोई भी बीच में अपने तरीके से उस योजनाओं का लाभ ले लेता था, चाहे वो पात्र है चाहे नहीं है। हमने पात्र लोगों की सूची बनाई है, सर्वे कराया गया है कि ऐसी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, और एक सीमा रखी है कि साल का 1,80,000 रुपए की इनकम जिसकी है या महीने की 15,000 रुपए इनकम है, ऐसे लोगों को ये लाभ सबसे पहले मिलेंगे। और केवल योजना ही नहीं बनी है, हमने देना भी शुरू कर दिया है। जिसको भी योजना का लाभ मिलना है ऑटोमेटिकल मिलेगा, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 1,80,000 से नीचे जो परिवार हैं उनका पीला कार्ड यानी बीपीएल कार्ड ये अपने आप बनेगा, अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। और अभी 2 जिलों में हमने प्रयोग किया, कुरुक्षेत्र जिला और सिरसा जिला। पिछले 3 महीने में 88,000 कार्ड वहां बने हैं, 88,000, लगभग 40-42,000 एक जिले में। अब आगे चल करके क्योंकि प्रयोग सफल हो गया है, अब ऐसे सब परिवारों के अगले 2-3 महीने के अंदर और ये कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रयोग के रूप में कुछ लोगों को हमने देना शुरू भी किया है। आज यहां ये जो राशन कार्ड वाले, नए राशन कार्ड वाले लोग जिनके अपने आप बने हैं, ऐसे पीले कार्ड वाले लोग हमने यहां भी 12-13 बुलाए हैं, जो पीले कार्ड वाले लोग हैं। पीला कार्ड, सिर्फ पीले कार्ड वाले, आगे आ जाओ, पीले कार्ड वाले आ जाओ, पीले कार्ड वाले आ जाओ, जल्दी पीले कार्ड, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी आओ, यहाँ लाइन लगा जाओ, और आगे जाओ, अच्छा बहन जी ये बताओ तुमने कार्ड अप्लाई किया था? कब किया था? याद नहीं है, अपने आप बन के आ गया? हाँ, कोई याद नहीं है कभी बनवाया कि नहीं बनवाया, लेकिन इनको अब अपने आप कार्ड बनकर के इनके घर पहुंच गए हैं। ये केवल एक सैंपल के लिए 10 लोग बुलाए हैं यहाँ, लेकिन अब ऐसी संख्या आपकी 20,000, 25,000, 30,000, ये सब के कार्ड इस प्रकार के बनेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग। इसी प्रकार ओल्ड एज पेंशन है, ये ओल्ड एज पेंशन भी अब किसी को फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। जब भी कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, 60 साल के व्यक्ति का अपने आप पेंशन बन करके और उसके घर पहुंचेगी, उसके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। आइए ओल्ड एज पेंशन वाले आगे हो जाओ, आगे और बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, चलो और आगे बढ़ जाओ। क्यों बाबा, ये अपने आप पेंशन बन के आई नहीं आई? अपने आप आई? आपको कहीं जाना तो नहीं पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा। हमने सबकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है परिवार पहचान पत्र में, और जिस दिन 60 साल में 1 महीना रह जाता है, सरकारी अधिकारी उनके यहाँ चला जाता है, एक साइन करा के ले आता है, और अगले महीने से इनको अपने आप पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी प्रकार एक काम हमने, जो गरीब परिवार हैं उनको रोजगार अपने आप कैसे मिले, अब उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे निम्न लेवल के यानी जो आय के नाते से ऐसे लोग हैं, उनके घरों से एक व्यक्ति को बुला करके मैंने रोजगार मेले लगाए। क्या वो काम करना चाहता है, उसको लोन की जरूरत है तो बैंक से लोन दिलवाया, सरकार से उसको सब्सिडी चाहिए तो वो देंगे, उसको ट्रेनिंग करानी तो ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि वो व्यक्ति 15-20 हजार रुपया महीना कमाना शुरू कर दे। उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने काम कराया है। तो इसलिए ये भी यहाँ 10-12 लोग बुलाए हैं। आइए बाबा, कितना लोन मिला है? सुनो, कितना? 1,30,000। बहुत अच्छा। आपको कितना मिला है? 1,30,000। 1 लाख रुपया। 1 लाख। तुम्हारे कितने पैसे मिले? 1 लाख। तुम्हारे? हाँ, तुम्हारे बहुत बढ़िया। तो ये योजनाएं अलग अलग 58 योजनाएं हमने वहां लोगों को बताई, लेकिन ज्यादा योजनाओं में जो लोग आए हैं उन्होंने कहा जी हम तो अपने घर में दुधारू पशु बांधेंगे, गाय भैंस
2, 3 जिसने कहा उसको उतना पैसा बैंक से हमने दिलवा दिया ताकि इनको पैसा मिले और ये अपने व्यवसाय को शुरू कर सके। लगभग प्रदेश में 40,000 लोगों को ये लोगों का भी है। ब्लॉक वाइज हमने मेले 570 मेले लगाए हैं और अगले महीने से ये मेले और दोबारा से भी लगेंगे ताकि कोई भी परिवार 1 लाख से नीचे अगर आमदन का है, काम कर सकता है, तो कम से कम 2 लाख रुपया साल पर वो पहुंच जाए। ये हम योजना इसकी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, सरकार के नाते आगे बढ़कर के लोगों की सेवा करना ये हमारा एक लक्ष्य है। पहले लोग घूमते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। अब हमने कहा कि नहीं, हमारे पास डाटा होना चाहिए, आपके पास क्या नहीं है। अगर आप गरीब हैं, एक लेवल से ऊपर नहीं हैं, तो सरकार आपके पास आएगी, आपके घर में आके सेवा देगी। इसलिए सरकार आपके घर तक पहुंचेगी, लाभ आपके घर तक पहुंचेगा। ये योजना आज तक किसी ने नहीं बनाई है। तो मित्रों, ये सारे काम करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग जनता के प्रति एक हमारे मन में एक संवेदनशीलता है, एक मन में प्रेम है कि कोई गरीब परिवार रह गया, किसी कारण से रह गया, आज अगर उसको हमने ऊपर नहीं उठाया तो फिर आगे चल करके गलत रास्ते पर पहुंचेगा। इसलिए इन कामों को हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के नाते हम शिक्षा के लिए बहुत प्रबंध कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने सब बताया है। लड़कियों के लिए कॉलेज 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज जरूर होगा और हमने हरियाणा में लगभग सब कॉलेज जितने नए बनाने थे सब हो गए हैं। इसके बाद उन शिक्षा वाले विद्यार्थियों को, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपने काम करने लायक भी वो सब बन सकें। इसी प्रकार हमने नई नौकरियों के लिए भी कॉमन टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये हमने ये किया है ताकि लोगों को साल में एक बार फार्म भर के एग्जाम देना है, रोज रोज नहीं जाना। जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलती चली जाएगी, चाहे ग्रुप सी की हो चाहे डी हो। रोज रोज चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और 3 साल में फीस भी एक बार देनी पड़ेगी, चाहे उसकी फीस 250 है, 500 है, 1000 है, जितनी भी देनी है वो अलग अलग आय के हिसाब से देनी पड़ेगी, लेकिन उसको भी एक बार ये काम जो है सारा करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम लोग जन सेवा में लगे हैं और जन सेवा करते हुए एक बात का ध्यान और भी हम रख रहे हैं कि इस काम में करते हुए कोई गलत काम ना कर बैठे। भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता होगा, चाहे कोई अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, या जनता में जो लोग ऐसे हैं गलत काम करके अपना फायदा उठाते हैं, उन सबको भी रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, यानी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहने लग गए, जगह जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इससे पहले बहुत था, लेकिन उनकी आदतें क्या थी, भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाना, ना कुछ करना, उनको पकड़ना, ना खुद कुछ करना। चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे होते थे, समझौता करते थे, किसी को पकड़ते नहीं थे। हम अपनी सरकार में ऐसे जो लोग मिलते हैं अपने आप पकड़ते हैं उनको, हमें कोई पकड़वाता नहीं है, हम अपने आप पकड़ करके और उनको सलाखों के पीछे ले जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा संकल्प, इसको सब ध्यान से सुने कि भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ ये मनोहर लाल खड़ा है, ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये हमने कहा है। तो हम लोग भ्रष्टाचार कभी किसी को नहीं करने देंगे। किसी की कठिनाई तकलीफ है वो हमको बताएगा, उसकी कठिनाई और तकलीफ हमेशा हम दूर करेंगे। भाइयों बहनों, कहने को तो बहुत है मेरे पास, लेकिन सब कुछ सब जगह एक साथ नहीं सुनाया जा सकता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जिंदाबाद, ईएम सीएम जिंदाबाद, सुन ली मैंने। आपके इस नारे के लिए धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि हमने काम तो इतने किए हैं कि एक समय में शायद सुनाने बताने मुश्किल होंगे, लेकिन इस इलाके के विकास के कामों में लगातार जब भी जो बात हमारे सामने आई है उसको हमने पूरा किया है। अभी भी सभी 4 विधानसभाओं में जो लोगों ने हमारे पास मांग भेजी थी, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनमें भी हम सरकारी विभागों से फिजिबिलिटी लेते हैं, कौन सी करने लायक अभी है, कौन सी नहीं है। तो इसलिए वो जितने भी हैं, अधिकांश जो डिमांड्स है वो हमने इसमें सहमति बताई है। और उस सहमति में अगर मैं मोटी मोटी बताता हूं तो उसके अंदर जैसे एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन में हमने नगर निगम का वार्ड नंबर 8 फरकपुर स्कूल का जो उन्होंने कहा कि इसको सीबीएसई बोर्ड जैसा भी बताया, स्कूलों में हम लोग इन स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल ये बना रहे हैं। केवल सीबीएसई नहीं तो फरकपुर में अगर आप चाहें तो ये
मॉडल संस्कृत स्कूल भी बनाएंगे, इसलिए इसको मॉडल संस्कृत स्कूल बनाया जाएगा। इस पर जो भी खर्चा आएगा उसको हम करेंगे। छोटे छोटे काम एजुकेशन के 7-8 हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। हेल्थ में जैसे सढौरा का 10 बेड का अस्पताल है, उस 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, ये आज मैं घोषणा करता हूं। इसी प्रकार अल्हार गांव में पीएचसी की बिल्डिंग, इसका निर्माण कराया जाएगा। ऐसे ही कलानौर में अस्पताल की नई बिल्डिंग का ये निर्माण ये कराया जाएगा। और सढौरा में, सढौरा का तो जो अस्पताल है उसी में वो बिल्डिंग भी अपने आप उसके अंदर आ जाएगी। ऐसे जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, बहुत बड़ी संख्या इसमें बताई गई है, तो उसमें से कुल 41 सड़कें वो मंजूर की गई हैं। उन 41 सड़कों के अंदर ज्यादातर सड़कें सढौरा और रदौर जगाधरी सभी विधानसभाओं की हैं। तो ऐसी 47 सड़कें, 41 सड़कें, 27 करोड़ रुपया इसके लिए सबके लिए मंजूर किया जाता है। क्योंकि इतनी ज्यादा है, पढ़ने लगूंगा तो इसी में समय लग जाएगा। इसमें जो एक बड़े बड़े काम हैं, 5 करोड़ का स्पेशल रिपेयर ऑफ रोड, जिस मंडी में हम बैठे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस मंडी की सड़कें ये भी मुरम्मत के लिए जरूरी है, इसके लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और वो मंजूर किया जाता है। इरिगेशन के नाते भी सब काम बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। जमुना जी पर छठ पूजा घाट, हमीदा, पूर्वी बाड़ी माजरा, वेस्ट बाड़ी माजरा, वेस्ट चिट्टा मंदिर, ये सब पूजा घाट, छठ पूजा घाट ये बनाए जाएंगे। सिविल अस्पताल से लेकर नहर के पुल तक सड़क का निर्माण। फिर अलीपुरा में राक्षी चौतंग नदी पर पुल का निर्माण। बरसाण से बहादुरपुर सड़क पर आवर्धन नहर पर पुल का निर्माण। अल्हार जटराणा मार्ग से आवर्धन नहर पर नए और चौड़े पुल का निर्माण। पश्चिमी यमुना नहर पर हमीदा हेड पर नए और चौड़े पुल का निर्माण। बापोली से सढौरा के बीच राक्षी के तंग पुल की जगह नया चौड़ा पुल का निर्माण। सुकरा नदी पर पुल का निर्माण। पथराड़ा नदी पर पुल का निर्माण। ममलीवाड़ा से कोटड़ा कान सिंह वाली जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण। तो इस प्रकार से ये इरिगेशन के कुल मिलाकर 10 काम हैं, 58 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। पब्लिक हेल्थ के भी जो छोटे बड़े काम हैं, इनके लिए भी 7 करोड़ रुपया और ये मंजूर किया जाता है। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी के मित्रों काम बहुत हैं और जितने इन्होंने लिख के दिए हैं, पढ़ूंगा तो यहीं शाम हो जाएगी। मैं टोटल बता देता हूं कि इन टोटल जो काम हैं 114 काम पीडब्ल्यूडी के, जो अलग अलग विधानसभाओं के, यमुनानगर 13, जगाधरी 31, सढौरा 42, रादौर 28, ऐसे 114 काम छोटे बड़े सब मिलाकर के 129 करोड़ रुपया इस काम पर खर्च आएगा। ये सारे मंजूर किए जाते हैं। और इसमें अगर कोई उल्लेखनीय बड़ा का काम बताना हो कोई, तो उसमें यमुनानगर विधानसभा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, इसके अंदर इसका नवीनीकरण किया जाएगा, लगभग 5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। ऐसे यमुनानगर खजूरी जटराणा रोड अप टू गुमथला 37 करोड़ रुपया ये भी इसमें शामिल है। कंस्ट्रक्शन रोड कालाम सढौरा रोड शाहबाद पम्मूवाला 5.5 करोड़ रुपया इसमें शामिल है। इसी प्रकार 3 करोड़ 13 लाख रुपया रदौर में रदौर से वाया बपोली, सढौरा, कुणगढ़, खेड़की, ब्राह्मणन, इसका 3 करोड़ 12 लाख रुपया इसमें शामिल है। ये सब 2-3 करोड़ से जो ऊपर जो काम है वो बता रहा हूं। छछरौली कोट टू बरौली माजरा, ये 4.5 करोड़ का काम शामिल है। जगाधरी, बिलासपुर, सलेमपुर, बांगड़, ये भी 3 करोड़ का काम इसमें शामिल है। लेदा खादर से कोतरखाना खान सिंह, ये भी 2 करोड़ का काम इसमें शामिल है। इसी प्रकार दादूपुर खदरी रोड, ये भी 3 करोड़ का काम इसमें शामिल है। इसके बाद जगाधरी शहर के लिए एक्सचेंज और एसडीओ ऑफिस, इसके भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ ये भी मंजूर किया है। मित्रों जो कुछ नगर परिषद नगर निगम के काम, छोटे छोटे बहुत काम हैं, ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के काम, इनकी भी संख्या लगभग 200 है।
तो ऐसे ये 300-400 जो काम हैं, इनके लिए हमने ब्लॉक के अनुसार पैसे मंजूर कर दिए हैं। और उसमें भी पूरे जिले के जो शहरी इलाके का जो जिसमें हमारी 4 नगर निगम और 3 नगर पालिकाएं, 2 ही है नगर पालिकाएं, रादौर और सढौरा और यमुनानगर नगर परिषद, इनका सब मिलाकर 155 करोड़ रुपया ये उन अलग कामों के लिए अलग से आएगा। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें भी 7 ब्लॉक हैं। इन 7 ब्लॉक के लिए 171 करोड़ रुपया ये अलग से आएगा। उन सब कामों की लिस्ट बन गई है, उसमें 171 करोड़ रुपए में ये सारे काम कराए जाएंगे। और आज जिन कामों का शिलान्यास उद्घाटन किया है, ये कुल मिलाकर 334 करोड़ रुपए का ये सारा काम भी आज, जिसके अंदर एक नहर जो है अपनी यहाँ की, उस नहर के ऊपर जो काम हो रहा है वो भी इसी के अंदर शामिल है। उस पर 288 करोड़ आएगा। ये HKB सर्कल जगाधरी, इस नहर की लाइनिंग, ये बड़ा काम है, लगभग 2500 करोड़, लेकिन आज उसका एक पोर्शन ये 288 करोड़ रुपए का इसका शिलान्यास किया गया है। तो आज के बारे में अगर मैं कुल बता देता हूं तो कुल सब मिलाकर ये 680 करोड़ के काम ये आज घोषणा की है, 334 करोड़ के काम इसका शिलान्यास उद्घाटन किया है। तो ऐसे 1014 करोड़ रुपए के कुल कामों की घोषणा ये आज मैं कर रहा हूं इस रैली में। और मैं समझता हूं आज तक जितनी रैलियां यहां हुई हैं, 114 करोड़ रुपए का काम इससे पहले कभी नहीं बताया, कभी नहीं किया। तो आज के इस अवसर पर इन सब कामों की घोषणाओं करते हुए, आपको ये समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से करोड़ों रुपए की सौगात जिला यमुनानगर के देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हमने विकास के नाम पर किसी भी विधानसभा से भेदभाव नहीं किया है। करनाल से यमुनानगर तक रेलवे लाइन बनने का काम मंजूर हो गया है। हर जिला केंद्र में 200 बेड के अस्पताल की योजना बनाई गई है। यमुनानगर में गुरु तेग बहादुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। जगाधरी में बीजेपी की प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे। तो लगातार आप सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे। इससे पहले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी संबोधित कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि यमुनानगर से मेरा पुराना रिश्ता है। यमुनानगर में सरस्वती और आदि बद्री जैसे पावन स्थान हैं। गेहूं खरीद के लिए कल से फिर मंडियां खुल रही हैं, किंतु गेहूं के निर्यात पर रोक लगी रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने ये तमाम बातें साझा की है। उन्होंने कहा कि हमने विकास के नाम पर किसी भी विधानसभा से भेदभाव नहीं किया। करनाल से यमुनानगर तक रेलवे लाइन बनने का जो काम है वो मंजूर हो गया है। तो प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल सभी को संबोधित कर रहे थे। तो लगातार आप वो तस्वीरें भी देख रहे थे जिसमें सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यमुनानगर में मेरा पुराना रिश्ता है। तो सीएम मनोहर लाल ने इस प्रगति रैली में सभी को संबोधित किया। लगातार आप उन्हें सुन रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि यमुनानगर से मेरा पुराना रिश्ता है। सरस्वती और आदि बद्री जैसे पावन स्थान है यहाँ पर। गेहूं खरीद के लिए कल से फिर मंडियां खुल रही हैं, लेकिन गेहूं के निर्यात पर रोक लगी रहेगी। तो सीएम मनोहर लाल ने आज यमुनानगर को करोड़ों की सौगात दी है। हालांकि इस रैली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास भी इसमें मौजूद रहे। सांसद रतनलाल कटारिया, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पगड़ी पहनाकर सीएम मनोहर लाल का स्वागत भी किया। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, जहां सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने सीएम मनोहर लाल को पगड़ी पहनाई, उसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। तो तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे थे। तो आज प्रगति रैली में
सीएम मनोहर लाल ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के लिए फिर से मंडियां खुल रही हैं, किंतु गेहूं के निर्यात पर रोक लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर किसी भी विधानसभा से हमने भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 25 मई तक मंडियां फिर खुलेंगी। तो 24 घंटे जो बिजली है वो भी दी गई है। हालांकि 40% बिजली जो रेट है उसका कम है। तो आज सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। एकाएक करोड़ों सौगात की घोषणा करते हुए दिखाई दिए सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा है कि इस दौरान कि इस शहर से मेरा एक पुराना रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर पावन स्थान है। सीएम मनोहर लाल का यमुनानगर पहुंचने के बाद भव्य स्वागत किया गया, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उन्हें पगड़ी पहनाई। भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। जो रेलवे लाइन है उसका काम भी मंजूर कर दिया गया है। हर जिला केंद्र में 200 बेड के अस्पताल की योजना बनाई गई है। यमुनानगर में गुरु तेग बहादुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। जगाधरी में बीजेपी की प्रगति रैली में सीएम मनोहर लाल जनता को संबोधित कर रहे थे। लगातार आप उन्हें सुन भी रहे थे। तो गेहूं खरीद के लिए कल से फिर मंडियां खुल रही हैं।